Hello students, welcome back. Here I am Priyanka and today we are going to discuss about part 2 of chapter 13. ठीक है, this is the part 2 of chapter 13. We have already discussed about part 1. In part 1, we have discussed introduction of sounds, type of sounds, sound as a wave and wave types. इन सारे टॉपिक्स को हमने पार्ट 1 में कवर किया है. पार्ट 2 में हम कवर करेंगे. कुछ टॉपिक्स को देख लेते हैं. तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो: ह्यूमन ईयर, कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स, साउंड वेव्स, प्रोपिगेशन थ्रू स्टेट ऑफ मैटर. इन सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे. तो पार्ट 2 को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखें, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. द फर्स्ट टॉपिक इज कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड. मतलब कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए, कब साउंड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए कुछ 3-4 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. देख लेते हैं कौन कौन सी. द फर्स्ट कंडीशन इज द वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड देन सेकेंड इज मीडियम टू ट्रेवल, एंड थर्ड इज अ रिसीवर्स टू लिसन. इन तीनों कंडीशंस की ज़रूरत होती है साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए. तो एक एक करके सारी कंडीशन को हम क्लियर करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी. तो अब वाइब्रेटिंग बॉडी में हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से बॉडी वाइब्रेट होगी. और विदाउट वाइब्रेशन साउंड डू नॉट प्रोड्यूस्ड. ओके, सो अ साउंड इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स. जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा. और वाइब्रेट कैसा होगा? ऑसिलेट्स, यानी ऑसिलेटरी मोशंस. हमने आपको पढ़ाया था ना प्रीवियसली, मैंने आपको बताया था कि टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए. अप एंड डाउन भी हो सकता है, ऊपर नीचे वाला टू एंड फ्रो भी हो सकता है, और इस तरीके से. तो टू एंड फ्रो मोशन ही शो होगा तभी आपके वाइब्रेशन होंगे. और ये वाला जो वाइब्रेशन है ये क्रिएट करेगा साउंड. ठीक है, एंड इट्स मीन पोजीशन, यानी इसकी मीन पोजीशन से, जो मीन पोजीशन से उससे टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा तभी आपके साउंड क्रिएट होंगे. ओके, समटाइम्स वाइब्रेशंस कैन बी सीन, समटाइम्स दे आर इनविजिबल. कभी कभी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट साउंड क्रिएट करता है लेकिन उसका वाइब्रेशन हमें दिखाई नहीं देता है. जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका वाइब्रेट होगा तभी से साउंड क्रिएट होगा, लेकिन इसका आप वाइब्रेशन सीन नहीं कर सकते हो. जैसे हम हारमोनियम देखते हैं ना, आप लोग, हारमोनियम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है. हारमोनियम को जब बजाते हैं तो क्या उसका वाइब्रेशन सीन होता है? नहीं, लेकिन फिर भी वो साउंड क्रिएट करता है, तो उसमें वाइब्रेशन इनविजिबल होगा. ठीक है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनमें वाइब्रेशन कैन बी सीन, जिनमें आप वाइब्रेशन देख सकते हो. ओके, नाउ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इसको हम. एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज, यू कैन सी वाइब्रेशंस ऑफ रिंगिंग बेल्स. आप रिंगिंग बेल का, एज यू कैन सी इन द फिगर, आप रिंगिंग बेल के वाइब्रेशन को देख सकते हो. जब आप बेल रिंग होती है तो उसके वाइब्रेशन को आप इजीली सीन कर सकते हो, बट नॉट इन केस ऑफ प्लेइंग हारमोनियम. लेकिन हारमोनियम के केस में ऐसा नहीं है. हारमोनियम को जब आप प्ले करोगे तो उसका वाइब्रेशन आपको इनविजिबल होगा, लेकिन फिर भी वो साउंड क्रिएट करती है. तो ये मैटर नहीं करता है हमारे लिए कि जो वाइब्रेशन है वो विजिबल है या नहीं है. साउंड क्रिएट तभी होगा जब ऑब्जेक्ट हमारा वाइब्रेट करेगा. विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी क्रिएटेड. ओके, क्लियर. नाउ जनरली हम लोग देखते हैं कि रबर बैंड को हम लोग इस तरीके से टाइटली पकड़ लेंगे. ओके, यहाँ से स्ट्रेच कर रहे हैं और यहाँ से स्ट्रेच कर रहे हैं. टाइटली स्ट्रेच द रबर स्ट्रिंग. ठीक है, बैंड प्लग इन मिडिल. अगर हम इससे मिडिल से इसको ऐसे प्लग करेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे तो आप लोग टू एंड फ्रो वाला हम लोग मोशन देखेंगे. देखा होगा ना, फिर रबर वाइब्रेशन शो करती है. तो ये वाइब्रेशन टू एंड फ्रो वाला वाइब्रेशन ही होगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं कि जो साउंड है ये कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव्स. ठीक है, मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं. तो मैकेनिकल वेव्स टू एंड फ्रो वाला मूवमेंट ही शो करती हैं. ठीक है, यानी अपनी मेन पोजीशन से इधर 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 और इधर, इस तरीके से भी हो सकता है. ओके, नाउ
व्हेन अ टर्निंग फॉर्क, ये आपके पास टर्निंग फॉर्क है, इन हिट ऑन रबर पैड, इसको हम रबर पैड पे हिट करेंगे एंड फेंट साउंड इज हेयर्ड बट नो वाइब्रेशन। तो इसमें जो टर्निंग फॉर्क है इसमें आपको किसी प्रकार का वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये साउंड क्रिएट करेगा। बट इफ़ यू आर ब्रिंग दैट टर्निंग फॉर्क नियर द हैंगिंग द बेल, अगर आप इसको हैंगिंग बेल के पास लेकर जाओगे, देन द बेल शो द ऑसिलेटरी मोशन, तो जो बेल है वो ऑसिलेटरी मोशन शो करेगी, क्योंकि जब भी कोई साउंड क्रिएट होता है तो उसकी जो वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और वेव्स ट्रैवल किस तरीके से करती है? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से वेव्स ट्रैवल करेंगे, पार्टिकल्स आगे आगे पार्टिकल्स पे ट्रैवल, जैसे जैसे ये पार्टिकल्स आगे की ओर जाते हैं, कॉलिजन करते हैं, तो जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतने ही साउंड आपका स्लो होता जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपकी जो वेव्स है वो ट्रैवल कर रही है तो साउंड जितना हम बोल रहे हैं आपके बगल में बैठकर, जितना तेज़ आप सुन सकते हैं उतना ही तेज़ बहुत दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि साउंड वेव ट्रैवल करती है, जैसे जैसे आगे की ओर जाती है ये कॉलिजन होता जाता है और ये साउंड जो है वो धीमे धीमे स्लो होने लगता है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट्स, ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि साउंड तभी क्रिएट होगा जब ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशंस होंगे। सो व्हेन द साउंड ऑफ व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड्स वाइब्रेट्स इट कोलाइड्स, जब आपके कोलाइजन होगा यानी पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे और वो पार्टिकल्स आगे की ओर मूव करेंगे, ठीक है। इन द प्रेजेंट ऑफ एयर, एयर में प्रेजेंट, एयर में आपके जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल एयर में ही तो कर रही है, क्योंकि साउंड वेव्स को तो मीडियम की ज़रूरत है क्योंकि वो आपकी मैकेनिकल वेव्स हैं। तो इसमें रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, इस तरीके से आपकी जो वेव्स है वो मूव करेंगी और ट्रैवल करते करते जब इनमें कॉलिजन होता जाएगा आगे की ओर पार्टिकल्स को ये करेंगे, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे साउंड जो है वो स्लो हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं द पार्टिकल्स आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के, जैसे हमने अभी आपको बताया कि पार्टिकल्स में कॉलिजन हो रहा है और ये आगे की ओर मूव होते जा रहे हैं, ठीक है। फर्दर कोलाइड, बार बार ये पार्टिकल्स आपस में कॉलिजन करेंगे, टकराएंगे और वेव्स आगे की ओर मूव करेंगी विद द अदर पार्टिकल्स एंड दिस कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ चेन। ये चेन आपकी कंटिन्यू बनती जाएगी कि पार्टिकल्स एक दूसरे को कॉलिजन करके आगे की ओर वेव्स आ रही हैं, कैरिंग द एनर्जी अंटिल द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बिकम टू फेबल। और जैसे जैसे ये दूर जाएंगे, पार्टिकल्स आपके आगे जाते जा रहे हैं, आगे जाते हैं, वैसे वैसे इनकी स्पीड फेबल मतलब ये स्लो हो जाएगी, आपका साउंड जो है वो स्लो हो जाएगा। एंड टू कोलाइड फर्दर एंड प्रोपिगेट द साउंड, और एक प्रॉपर डिस्टेंस पर जाने के बाद साउंड सुनाई नहीं देगा। अगर मैं आपके बगल में, सपोज ये मैं हूँ, ये आप है, अगर मैंने कुछ बोला तो मेरा साउंड आप तक आया, हो सकता है उससे वेव्स और आगे मूव हो जाए और आगे, लेकिन ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर उससे दूर बैठा है और उसको सुनाई दे जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेव्स एक प्रॉपर डिस्टेंस तक ही तो ट्रैवल करेंगी ना, जहाँ तक उनका जो कॉलिजन होता जाएगा और पार्टिकल्स वीक होते जाते हैं, जैसे जैसे कॉलिजन होगा पार्टिकल्स वीक होते जाएंगे और एक प्रॉपर डिस्टेंस पर जाकर पार्टिकल्स स्टॉप हो जाएगी वो वेव्स, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई, जो वाइब्रेशन है, जो साउंड है वो क्रिएट होता है थ्रू द वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस के थ्रू ये आपकी जो वेव्स हैं वो आगे की ओर ट्रैवल करती हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे एज वी मूव अवे फ्रॉम द साउंड सोर्स एंड साउंड बिकम फेबल। क्या जैसे हम साउंड से दूर हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति, सपोज आप जनरली बात कर लें, यहाँ पर कोई ट्रेन है, ओके, ये ट्रेन है, ठीक है, और ये आप खड़े हो, क्या ट्रेन निकल रही है तो ट्रेन का जो वाइब्रेशन होगा, ट्रेन का जो साउंड होगा वो आपको सुनाई देगा। क्या ट्रेन यहाँ पर इतनी दूर किसी का हाउस है या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो क्या इसको भी इतना तेज़ी साउंड सुनाई देगा? नहीं, इसको साउंड कैसा सुनाई देगा? कंपैरिजन ऑफ दिस, इसको साउंड सुनाई देगा स्लो। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति पास खड़ा हुआ है, इसके पास डायरेक्टली वेव्स आ रही हैं और वेव्स जैसे जैसे आगे की ओर जाएंगी कॉलिजन होता जाएगा पार्टिकल्स में, और कॉलिजन धीमे धीमे फेबल कंडीशन पर आ जाएंगे, यानी साउंड स्लो हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे मीडियम टू ट्रैवल। अभी हम लोगों ने बात की कि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन ये हम हाउ टू प्रूव दिस, ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक्टिविटी लेंगे हम, ठीक है। वी विल प्रूव दैट विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। सो टू शो दैट द साउंड नीड मीडियम टू ट्रैवल, हम इस एक्टिविटी के थ्रू शो करेंगे
कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो द एपरेटस इज सेटअप शोन इन फिगर। एक एपरेटस को इस फिगर में हमने शोन किया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे दैट इज़ अ इलेक्ट्रिक बेल। ये इलेक्ट्रिक बेल है और ये इसमें करंट पास होने के लिए सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से आपका करंट फ्लो होगा। ओके, ये आपका जार है। ओके, और यहाँ पर ये लगा हुआ है वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम देख पा रहे होंगे आप एपरेटस को। ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर दैट इज अ इलेक्ट्रिक बेल। ये आपका करंट के लिए करंट पास होगा यहाँ से। ठीक है, ये आपका वैक्यूम है। ठीक है, अब जब हम करंट को ऑन कर देंगे, यहाँ से करंट फ्लो ऑन कर दिया हमने। ठीक है, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन बेल स्टार्ट रिंगिंग। अब ये बेल जो है ये रिंग करेगी, बेल स्टार्ट रिंगिंग। बेल ने रिंग करना स्टार्ट कर दिया है एंड वी कैन ईजिली हियर द साउंड ऑफ रिंगिंग बेल। हम लोग ईजिली रिंगिंग बेल का साउंड सुन सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम वी ओपन द वैक्यूम पंप। हम वैक्यूम पंप को ओपन कर देंगे और धीमे धीमे इसमें जो एयर प्रेजेंट है, एयर को हम रिमूव कर देंगे। वैक्यूम का काम क्या है? एयर को रिमूव कर देगा इस जार में से। अब जब एयर इस जार से रिमूव हो जाएगी तो यहाँ पर एयर जो है वो नहीं होगी, यानी यहाँ पर कोई मीडियम नहीं होगा। तो धीमे धीमे आप क्या देखोगे, वी विल सी द रिंगिंग बेल कंटिन्यू रिंगिंग। जो बेल है वो कंटिन्यू रिंग हो रही है बट वी कांट हेयर इट, लेकिन हम उसको नहीं सुन पाएंगे। क्यों? बिकॉज हेयर इज़ नो मीडियम। क्योंकि यहाँ पर जब एयर निकल जाएगी तो वैक्यूम में, तो आपको पता है कि वैक्यूम में जो मैग्नीट्यूडनल वेव हैं वो ट्रैवल नहीं करती हैं, तो ये वो जो साउंड वेव्स है ये ट्रैवल नहीं करेगी और आप इस साउंड को नहीं सुन सकते हो। तो क्लियर हो गया ना कि आपका साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। ओके, साउंड नीड मीडियम टू ट्रैवल। विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल एट ऑल। ओके, तो बात क्लियर हो गई। नाउ अब नेक्स्ट हमारा मीडियम था रिसीवर। अभी हम लोगों ने बात की सबसे पहले, फर्स्ट हमने बात की वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन हुए और साउंड क्रिएट हुआ। ठीक है, साउंड क्रिएट हो गया। वाइब्रेशन के बाद वाइब्रेशन होंगे कब? जब मीडियम होगा। अब मीडियम भी है और वाइब्रेशंस भी हो रहे हैं, तो सुनने वाला भी तो होना चाहिए ना, तभी तो साउंड जाएगा ना आगे। तो ये हो गया थर्ड इज रिसीवर। तो रिसीवर्स के थ्रू ही जो साउंड है वो हेयर्ड की जाएगी, रिसीवर के द्वारा ही साउंड को सुना जाएगा। तो आपके सारे मीडियम्स की बात हो गई। नाउ वी हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो देयर आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। द फर्स्ट इज लाउडनेस, सेकेंड वन पिच, थर्ड क्वालिटी एंड फोर्थ इज इंटेंसिटी। सो वन बाय वन we will cover all the characteristics of sound. तो firstly we will discuss about loudness. तो loudness क्या है? It is the characteristics of sound. ये sound का एक characteristics है and it is a degree of sensation of sound. ये आपका प्रूफ करता है किसको? डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड्स की। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड के बारे में। तो एम्पलीट्यूड क्या है मैंने आपको बताया था। सपोज ये कोई हमारे पास ये मेन पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ से पार्टिकल्स ऊपर जाएगा और यहाँ से ये वेव्स नीचे आई इस तरीके से, ठीक है। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना ऊपर जाता है? मीन पोजीशन सपोज ये हमारे पास हो गई मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन से पार्टिकल्स कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, दैट इज एम्पलीट्यूड। ये कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, ओके। एम्पलीट्यूड जितना कम होगा लाउडनेस उतनी ही कम होगी। सपोज ये मेन पोजीशन से इतनी ही डिस्टेंस पर जा रहा है तो दैट मीन्स लाउडनेस कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या है? कम। और अगर ये आपकी मेन पोजीशन से, ये आपका मेन पोजीशन से बहुत ऊंचाई पर जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ आपका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ज़्यादा। तो मोर एम्पलीट्यूड दैट मीन्स मोर लाउडनेस, ठीक है ना। और लेस एम्पलीट्यूड दैट मीन्स लेस
लेस आपका लाउडनेस, लाउडनेस कम होगी ना अगर एम्पलीट्यूड कम होगा। तो बात क्लियर हो गई। लाउडनेस इज डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है, और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा लाउडनेस उतनी ही कम होगी। तो बात क्लियर हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा, लाउडनेस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स लाउडनेस में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मोर इज एम्पलीट्यूड, मैंने अभी प्रीवियसली बता दिया है आपको, मोर इज एम्पलीट्यूड देन मोर लाउडर साउंड। अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो साउंड उतना ही लाउडर होगा, और एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड लाउडर उतना नहीं होगा, कम लाउडर होगा, ठीक है। सो इट इज़ अ मेजर्ड यूनिट एंड डेसिबल, साउंड की जो मेज़र करते हैं हम स्पीड को, वो डेसिबल में हम मेज़र करते हैं। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज पिच, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट determines the shrilling and deepness of the sound. So what is pitch? Pitch is a property that determines the shrilling and deepness of the sound. आवाज़ जितनी श्रिल होगी या डीप होगी, पिच की ये एक आपकी साउंड की प्रॉपर्टी है जिस पर डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है आपकी प्रॉपर्टी किस पर, फ्रिक्वेंसी पर। आवाज़ जो साउंड है, साउंड आपका कितना श्रिल होगा, साउंड श्रिल है या साउंड आपका श्रिल नहीं है, डीप है, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पर। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मैंने बताया था कि जितनी आपकी वेव्स, सपोज ये देख लीजिए आप, तो यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी क्या है, मूवमेंट ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में आपका मूवमेंट ये देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 अप डाउन, सेकेंड अप डाउन, थर्ड एंड फोर्थ। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी होगी, 4। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आवाज़ उतनी ही ज़्यादा श्रिल होगी, यानी पिच उतना ही हाई होगा। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो पिच उतनी ही लो होगी। तो यानी पिच आपकी डिपेंड करती है किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स मोर होगी, यानी नंबर ऑफ वेव्स मैंने आपको बताया, इस डायग्राम में आप देख पा रहे होगे यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 1 2 3 4 5। तो फ्रीक्वेंसी कितनी, नंबर ऑफ वेव 5, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज 5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 5 है, दैट मीन्स पिच कैसा होगा यहाँ पर, हाई। प्रीवियस इस डायग्राम में देख लेंगे हम लोग, इस डायग्राम में फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये देख लीजिए, नंबर ऑफ वेव 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ वेव 2, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज 2। फ्रीक्वेंसी 2 है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो है, तो पिच आपका यहाँ पर कैसा होगा, लो पिच, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई। पिच टोटली डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई होगी, यानी नंबर ऑफ वेव्स जितने ज़्यादा होंगे, पिच उतनी ही हाई होगी। नंबर ऑफ वेव्स जितनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, पिच उतनी ही आपकी लो होगी। तो बात क्लियर हो गई। क्योंकि आपने जनरली देखा होगा जो फीमेल्स होती हैं उनकी आवाज़, फीमेल्स का जो साउंड होता है बहुत श्रिल होता है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और मेल्स का जो साउंड होता है वो थोड़ा सा आप लो पिच कह सकते हो, लो पिच वाला होता है, थोड़ी सी आवाज़ भारी होती है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ वेव्स वहाँ पर क्या होती है, कम होती है। तो प्रीवियसली भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, मोर इज फ्रीक्वेंसी, मोर इज द वॉइस श्रिल्ड। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी आवाज़ उतनी ही तीखी होगी, श्रिल होगी। एंड लेस इज फ्रीक्वेंसी, डीप इन साउंड, साउंड उतना ही डीप होगा। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्वालिटी। तो क्वालिटी किससे की, क्वालिटी से ही हम पहचानते हैं कि अगर कोई डॉग बार्क कर रहा है या कोई लॉयन रोर कर रहा है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे ना कि भाई डॉग है या लॉयन है, ठीक है। तो द इज द प्रॉपर्टी बाय विच वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड। दो डिफरेंट साउंड को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं हम, सेम पिच वाले दो डिफरेंट साउंड होंगे। जैसे कोई लड़की आपकी फ्रेंड बोल रही है, कोई ए फ्रेंड आपकी है, कोई बी फ्रेंड है तो दोनों फीमेल ही, ठीक है, लेकिन इन दोनों की साउंड को आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो, दैट इज अ क्वालिटी, ठीक है। सेम पिच वाली साउंड को डिस्टिंग्विश करने की प्रॉपर्टी को ही कहते हैं क्वालिटी। नाउ last property of या last characteristics of sound, that is intensity. So what is intensity? It is the number of sound waves passing 1 meter, ठीक है। 1 मीटर में साउंड वेव 1 मीटर तक, सपोज ये 1 मीटर आपके पास एरिया है, तो 1 सेकेंड में कितनी साउंड वेव इसमें से पास हो पा रही हैं, ठीक है। सो आप कह सकते हो इट इज़ अ नंबर ऑफ साउंड वेव्स पासिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया ये आपके पास है, 1 सेकेंड में यहाँ पर से कितनी वेव्स पास हो पा रही हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है।
एंड और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे अभी। इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर एम्पलीट्यूड, ये भी आपके किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर, ठीक है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। और इंटेंसिटी आपकी जितनी ज़्यादा होगी साउंड उतनी ही शार्प होगी। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ऑल थ्री स्टेट, मैंने प्रीवियसली इन पार्ट 1 में भी आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और ये तीनों ही मीडियम से यानी तीनों ही स्टेट से ट्रैवल कर सकता है। दैट मीन्स हियर इज साउंड ट्रैवल द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों से ही साउंड जो है ट्रैवल कर सकता है, चाहे मीडियम लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो। नाउ भी है वह साउंड प्रोड्यूस बाय मैंस। अब मैंस साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। सो इन मैंस वॉइस बॉक्स कॉल्ड लैरिंग्स, मेंस में जो वॉइस बॉक्स होता है उसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। इन प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैप लाइक लिगामेंट्स, इसमें 2 फ्लैप लाइक लिगामेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, इनको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। विद अ नैरो स्लिट स्पेसिंग दैम, इनके बीच में देख पा रहे हो आप ये नैरो स्लिट स्पेस होता है, ठीक है, और वोकल जो वाइब्रेशंस होते हैं वो वोकल कॉर्ड्स में ही होते हैं। सो व्हेन वी स्पीक एयर फोर्स आउट, जब हम एयर को बोलते हैं और एयर को इनहेल करते हैं, दिस एक्सेल्ड एयर फोर्स द वोकल कॉर्ड, तो ये एक्सेल्ड एयर हमारे वोकल कॉर्ड को फोर्स करता है और वोकल कॉर्ड हमारा वाइब्रेट होता है, ड्यू टू विच साउंड इज प्रोड्यूस, जैसे ही हमारा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होगा और साउंड प्रोड्यूस होंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए अपने थ्रोट पर हाथ रखिए और कुछ भी बोलिए, तो आपको साउंड फील नहीं होगा। जब आप कुछ बोलोगे हाथ रखकर थ्रोट पर आप फील करेंगे तो आपको कुछ वाइब्रेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस कहाँ पर होते हैं, वोकल कॉर्ड्स में। सो लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड इज, मेल्स में वोकल कॉर्ड का लेंथ 20 mm होता है, इसीलिए इनका पिच जो है वो लो होता है और इनका साउंड कैसा होता है, भारी होता है। फीमेल्स की बात करें, इनका आपका वोकल कॉर्ड जो है 15 mm का होता है और इनकी साउंड जो है वो श्रिल होती है। नाउ ऑडिबल, नाउ वी हैव अ ऑडिबल एंड अनऑडिबल साउंड, ये हम बात करेंगे टाइप ऑफ साउंड्स की। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ साउंड्स, ऑडिबल साउंड्स एंड अनऑडिबल साउंड्स। सो ऑडिबल साउंड इज, ऑडिबल साउंड्स क्या है, ऑडिबल साउंड्स दैट कैन बी हेयर्ड बाय ह्यूमन, ऐसे साउंड्स जो ह्यूमंस के द्वारा हेयर्ड किए जा सकते हैं, ह्यूमंस के द्वारा सुने जा सकते हैं। और जनरली यूजुअली द साउंड्स वे हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। जनरली ह्यूमंस 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकते हैं। हर्ट्ज क्या है यहाँ पर, जो हर्ट्ज है यूनिट है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, ओके। हर्ट्ज यूनिट इज अ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। और जनरली जो मैंस हैं या ह्यूमंस हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड को कंसीडर कर सकते हैं, ये एज अ ऑडिबल साउंड है, इसको वो सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा का साउंड ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं। इनऑडिबल साउंड्स की बात करें, सो दैट कैन नॉट बी हेयर्ड बाय ह्यूमंस, ये साउंड ह्यूमन के द्वारा नहीं सुने जा सकते, क्योंकि ये साउंड जो हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड है जो कि ह्यूमंस के द्वारा हेयर्ड नहीं किए जा सकते, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। सो ह्यूमंस कैन नॉट बी हेयर्ड दिस टाइप ऑफ साउंड, यानी इनऑडिबल साउंड को ह्यूमंस नहीं हेयर कर सकते, ऑडिबल साउंड को ह्यूमन हेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन इज व्हाट इज गैल्टन विशल, ये एक टाइप की स्पेशल विशल होती है, इसका जनरली यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, इसका यूज इन्वेस्टिगेशन पर्पस में किया जाता है। दैट प्रोड्यूस साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी हायर देन 20,000, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की साउंड क्रिएट करता है, तो इसका मतलब ये इनऑडिबल साउंड हो गए। और इस टाइप के साउंड्स को जो डॉग्स हैव एबिलिटी टू हेयर, डॉग्स में इतने साउंड को सुनने की एबिलिटी होती है, बट ह्यूमंस कैन नॉट बी हेयर्ड दिस टाइप ऑफ साउंड। नाउ
अब हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेयर्स के बारे में। ह्यूमन ईयर जो है ये दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। विदाउट दिस वी कैन नॉट हेयर, बिना इसके हम लोग कुछ नहीं सुन सकते हैं। सो इट इज़ एन ऑर्गन दैट हेल्प इन हियरिंग, ठीक है। इट्स डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हमारे ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये पोर्शन हमारा ईयर पिन्ना, ओके, ये हमारा ईयर ड्रम, ये सारा पार्ट हमारा आएगा आउटर ईयर में। इसके बाद ये हमारा मिडिल ईयर और इसके बाद ये हमारा फाइनली इनर ईयर। तो 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स को कवर करेंगे। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट आउटर ईयर। आप देख पा रहे हो इट कंसिस्ट ईयर पिन्ना, मैंने प्रीवियसली भी बताया ये आपका है ईयर पिन्ना, ये आउटर पार्ट, ये देखिए आप पिन्ना। इसके बाद ऑडिटरी कैनाल, ये आपका ऑडिटरी कैनाल है, इसको ईयर कैनाल भी बोल सकते हैं, इसको ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं। एंड लास्ट ये आप देख पा रहे हो ये है ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम में ही वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये सारा पार्ट हमारा है आउटर ईयर का, ठीक है। तो आउटर ईयर कंसिस्ट 3 पार्ट, ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। अब मिडिल ईयर की हम बात करें, सो मिडिल ईयर 3 इंटरलॉक्ड बोन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। आप देख पा रहे होगे ये 3 इंटरलॉक बोन्स इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज मेलियस, सेकेंड इज इनकस, थर्ड इज स्टेपिस। अब स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ह्यूमंस में जो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमंस बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स। ये सबसे छोटी बोन्स होती है ह्यूमंस में। और अगर हम लार्जेस्ट बोन की बात करें तो लार्जेस्ट बोन इज अ फीमर, जो कि लेग में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नाउ इनर ईयर की हम बात करेंगे। इनर ईयर इज, इसमें आपके इनर ईयर के जो पार्ट्स हैं, ऑस्टिकेन ट्यूब्स एंड अकोलाइड ऑर्गन्स फिल विथ फ्लूइड, जिसको हम कोक्लिया बोलते हैं। तो ये सारे बात हो गई, सारे जो ईयर के पार्ट्स हैं वो किन किन पार्ट्स को कंसीडर करते हैं या कौन कौन से पार्ट्स से वो कंसिस्ट है। अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हाउ कैन बी हियर, हम लोग सुनते कैसे हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, साउंड कैसे ट्रैवल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि भाई हम लोग सुनते कैसे हैं। साउंड प्रोड्यूस हो गया, साउंड ट्रैवल भी हो गया, और साउंड के लिए रिसीवर भी। अब रिसीवर उस चीज़ को रिसीव कैसे करता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आज साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, प्रीवियसली पढ़ा है, साउंड प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेशन के द्वारा, ठीक है। एंड ये ट्रैवल करेंगे वाइब्रेशन, फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस इन इट कलेक्टेड बाय द ईयर पिन्ना। अब ये वाइब्रेशन को ईयर पिन्ना कलेक्ट करेगा और इट डायरेक्टली इनटू द ईयर कैनाल, और ये जो ईयर कैनाल है उसमें अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। वेयर इट ट्रैवल हिट ईयर ड्रम, और जैसे ही ये ईयर ड्रम पर हिट करेगा, ईयर ड्रम हमने आपको प्रीवियसली दिखाया ना, ईयर ड्रम आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही ये वाइब्रेशन ईयर ड्रम पर हिट करेंगे तो ऑन रिसीविंग वाइब्रेशन, ये ईयर ड्रम पर ही वाइब्रेशन होते हैं, यहाँ पर वाइब्रेशन होंगे। ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वंस द ईयर ड्रम वाइब्रेट इट पासिंग वाइब्रेशन 3 इंटरलॉकिंग बोन्स, और ये वाइब्रेशन 3 इंटरलॉकिंग बोन्स फॉर स्टेप्स एंड इनकस एंड मेलुकस, ये तीनों बोन्स में ये वाइब्रेशन एंटर होंगे। एंड मिडिल ईयर विच फर्दर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन, और मिडिल ईयर में जो बोन्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये वाइब्रेशंस को इंक्रीज कर देती हैं, यानी एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगी। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो तभी तो साउंड हमें क्लियर सुनाई देगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ता है अगर, तभी तो लाउडनेस बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये जो बोन्स हैं ये एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देती है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ईयर में, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और उसके बाद क्या होगा, ये वाइब्रेशंस हमारी जाएंगी इनर ईयर में, और इनर ईयर में ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, और ये नर्व्स इस मैसेज को पहुंचाएंगी ब्रेन तक, ओके। और इसके बाद हम चीज़ों को सुन सकते हैं। तो बात समझ आ गई। सबसे पहले आपकी जो
ईयर पिन्ना है वो साउंड को कैप्चर करके ईयर कैनाल के थ्रू पहुंचाएगा ईयर ड्रम में, और ईयर ड्रम में जो आपके ढपली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर वाइब्रेशंस होंगे और ये वाइब्रेशन आगे की ओर मूव करेंगी और जाएंगे इन बोन्स के पास, और ये बोन्स पर जैसे ही ये पहुँचेगी, ये बोन्स प्रेजेंट होती है मिडिल ईयर में, और यहाँ पर ये इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर देंगी, और उसके बाद ये बोन्स, ये आपका जो वाइब्रेशन है ये जाएगा आपका इनर ईयर में, और वहाँ से आपके ऑडिटरी नर्व्स इसको लेकर जाएंगी ब्रेन में, और इस प्रकार से हम जो साउंड है वो सुन सकते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ साउंड। सो म्यूजिक एंड नॉइज। देखिए म्यूजिक क्या चीज़ है। सो म्यूजिक इज इट इज़ इन साउंड दैट गिव प्लीजेंट इफेक्ट। जो साउंड हमें प्लीजेंट इफेक्ट दे, जिसको सुनकर वी कैन हैप्पी, ठीक है, जिसको सुनकर हम हैप्पी होते हैं या हैप्पी हो सकते हैं। सपोज हम कभी सैड होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे सॉन्ग जब हम सुनते हैं ना तो हम हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। तो साउंड म्यूज़िक जो है आपका, ये ऐसा साउंड है जिसको सुनकर आप प्लीजेंट फील करेंगे। ओके, सो म्यूज़िक विच हैज़ प्लीजेंट सेंसेशन ऑन द ईयर, जो आपके ईयर को प्लीजेंट सेंसेशन दे, दैट इज़ कॉल्ड म्यूज़िक। और आपको सुनकर जिसको अच्छा लगे, प्लीजेंट इफेक्ट पड़ रहा हो आपके ऊपर, तो दैट इज़ कॉल्ड म्यूज़िक। नॉइज़ की हम बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज अ साउंड दैट अनप्लीजेंट, ठीक है, जो साउंड आपको अनप्लीजेंट लगे, जिससे आपको इरिटेशन हो, आपको इरिटेशन जैसा महसूस हो, ओके, तो उसको हम कहेंगे नॉइज़, ठीक है। अब नॉइज़ पॉल्यूशन की अगर हम बात कर लेंगे तो नॉइज़ पॉल्यूशन सिमिलरली प्रेजेंट द अनवांटेड साउंड अराउंड इन केस ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है। और नॉइज़ पॉल्यूशन के बहुत सारे हार्म्स भी हैं, और नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब चीज़ें आपको पता है। और नहीं पता है तो मैं कंट्रोल के बारे में बता देती हूँ कि हाउ टू कंट्रोल नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना है। नॉट सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन रेसिडेंशियल एरियाज, ओके, not playing TV, music system etc. at high volume, ओके। टीवी और म्यूजिक सिस्टम को हाई वॉल्यूम में आप प्ले ना करें, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड एंड रेसिडेंशियल एरियाज, ठीक है, प्लांटिंग करें ट्रीज की रोड्स पे एंड रेसिडेंशियल एरियाज पे। और आप अगला, आप व्हीकल्स का जो है यूज़, कम से कम व्हीकल्स का यूज़ करें। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड अनइवन इवन और ऑड नंबर वाला जो सिस्टम चल रहा है उसको भी फॉलो करें। तो इन सारी चीज़ों से हम नॉइज़ पॉल्यूशन से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए